तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काई और सीनियर सिस्टर जिया ने मिलकर 9 कंडेंसेशन ड्यू का पता लगा लिया, जो इतना चालाक था कि बार बार उनके हाथों से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सीनियर सिस्टर जिया ने अपने 8 लॉक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसे फंसा लिया। जैसे ही यांग काई ने फॉर्मेशन के अंदर एंटर किया, उसने तेज रिफ्लेक्स दिखाते हुए ड्यू को कैप्चर कर लिया। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, अब सीनियर सिस्टर की मदद कैसे करूं? तभी सीनियर सिस्टर जिया ने बिना कोई समय गंवाए कहा, इसे मुंह में डाल और रिफाइन कर। यांग काई 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जैसे ही उसने ड्यू को अब्सॉर्ब किया, उसके शरीर में एक अजीब सी एनर्जी बहने लगी। लेकिन बिना सोचे समझे उसने अनजाने में आधा कंडेंसेशन ड्यू खुद अब्सॉर्ब कर लिया, और अब जो होने वाला था उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। सीनियर सिस्टर जिया की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वह धीरे से उसके करीब आई और बिना किसी वार्निंग के उसे किस करे जा रही थी। यांग काई लिटरली शॉक में चला गया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि यह सब ड्यू वापस लेने के लिए हो रहा है। यही एक तरीका था उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का। उसका दिमाग 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। भाई ऐसे भी होता है क्या? तो लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था। जैसे ही यह प्रोसेस पूरी हुई, उसका शरीर कमजोर होने लगा, सारी एनर्जी ड्रेन होने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गया, जिससे सीनियर सिस्टर जिया तो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसे देख देखकर सीनियर सिस्टर जिया बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। अब तो उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यांग काई की पल्स स्लो होने लगी थी। वो तो डर जाती है कि कहीं वो उसे हमेशा हमेशा के लिए ना खो दे। कुछ न कर पाने की वजह से वो तो रोने लग जाती है। तभी जैसे ही सूरज पूरी तरह उगा, वो 8 लॉक फॉर्मेशन जो उन्होंने एक्टिवेट की थी अचानक डिसअपियर हो गई। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके मास्टर एल्डर मैंग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही एल्डर मैंग ने एंट्री ली और यांग काई की हालत पर नजर डाली, उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर जिया को मास्टर को देखकर एक नई उम्मीद जगी। वो फौरन चिल्लाने लगी, मास्टर प्लीज यांग काई को बचा लीजिए, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। एल्डर मैंग ने एक गहरी सांस ली, और जब उन्होंने यांग काई की बॉडी का एनालिसिस किया तो उनके चेहरे पर हैरानी के साथ गंभीरता छा गई। उन्होंने धीरे से कहा, इसके मेरिडियंस पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं। इसने फाइट के दौरान जरूरत से ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी है। बिना किसी चमत्कारी एलिक्सर के इसे बचाना नामुमकिन है। ये सुनते ही सीनियर सिस्टर जिया के चेहरे से जैसे रंग ही उड़ गया। उनकी आंखों में डर समा गया और वो बुरी तरह रो पड़ी। तो क्या ये मर जाएगा? एल्डर मैंग ने उसे घूरा और हल्के मुस्कान के साथ कहा, अरे पागल लड़की, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो मैं नहीं हूँ। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चमकता हुआ बोतल निकाला, जिसमें एक रेयर डिवाइन एलिक्सर मौजूद था। सीनियर सिस्टर जिया की आंखें फटी की फटी रह गई। मास्टर, ये हमारे पास कहाँ से आया? एल्डर मैंग ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत भी किसी चीज का नाम होती है लड़की। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो यांग काई को बचाना वाकई मुश्किल था, लेकिन अब इसे बचाया जा सकता है। सुनते ही सीनियर सिस्टर जिया की आंखों में उम्मीद लौट आई। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि उनका यांग काई वापस जरूर आएगा। इसके बाद एल्डर मैंग तेजी से वो पिल यांग काई के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यांग काई में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करके उसे होश में लाने का सोच ही रहे थे कि अचानक सीनियर सिस्टर जिया ने उन्हें रोक दिया। मास्टर रुकिए, मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन जो हुआ वो एल्डर मैंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सीनियर सिस्टर जिया की आंखों में एक अलग ही जुनून था। वो यांग काई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने वो पिल उठाई, अपने मुंह में रखकर क्रश किया और फिर बिना एक पल गवाए सीधा यांग काई के मुंह में ट्रांसफर करने लगी। एक किस के साथ एल्डर मैंग की आंखें हैरानी से फैल गई। हाय हाय, ये लड़की कर क्या रही है? बेचारे एल्डर मैंग हक्के बक्के रह गए। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक तो कांड हो चुका था। अब उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि ना निगलते बने ना उगलते। शर्म से उन्होंने झटपट पीठ घुमा ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि उनके चेहरे के भाव चीख चीख कर कह रहे थे कि वो इस सीन से बेहद असभ्य रूप से असहज महसूस कर रहे थे। आखिर वो सीनियर सिस्टर जिया के मास्टर थे, और अपने डिसाइपल को यांग काई के साथ इतनी क्लोजनेस देखकर उनका दिमाग घूम गया था। लेकिन जो भी था, सीनियर सिस्टर जिया ने अपने अनोखे तरीके से दवा यांग काई के सिस्टम में पहुंचा दी थी। एल्डर मैंग ने गहरी सांस ली और सिचुएशन को संभालते हुए बोले, यांग काई ने पिल ले ली है, अब वो जल्दी ही होश में आ जाएगा, चिंता मत करो, अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर है। सीनियर सिस्टर जिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, एल्डर मैंग ने अचानक एक और टेंशन की बात छेड़ दी। लेकिन मेरी बच्ची, तुमने अभी 9 कंडेंसेशन ड्यू को एब्जॉर्ब किया है। अगर तुमने इसे जल्द रिफाइन नहीं किया तो ये तुम्हारे सिस्टम से बर्बाद हो जाएगा। जितनी मेहनत से तुमने इसे हासिल किया है, सब बेकार चली जाएगी। सीनियर सिस्टर जिया को यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन उनके लिए यांग काई को अकेला छोड़ना नामुमकिन था। वो अपने मास्टर की तरफ मुड़ी और उनकी आंखों में गहरी गंभीरता झलक रही थी। मास्टर, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसे यहाँ लाने वाली मैं ही थी। एल्डर मैंग ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, यांग काई को कुछ नहीं होगा। अब जाकर सीनियर सिस्टर जिया को थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने एक आखिरी बार यांग काई की ओर देखा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वो ठीक रहेगा। फिर गहरी सांस लेकर उन्होंने अपनी जगह ली और 9 कंडेंसेशन ड्यू को रिफाइन करने में लग गई। सेकंड्स मिनट्स में बदल रहे थे, मिनट्स घंटों में, और सीनियर सिस्टर जिया अभी भी अपनी कंडेंस ड्यू को रिफाइन करने में लगी हुई थी। उधर एल्डर मैंग तो इतने रिलैक्स हो चुके थे कि उन्होंने झपकी तक ले ली। लेकिन यांग काई, वो अब भी बेहोश था। उसकी सांसें मंद थीं, शरीर ठंडा हुआ और चेहरा पहले से भी ज्यादा फीका पड़ चुका था। एल्डर मैंग ने गहरी सांस ली और यांग काई को ध्यान से देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, इन दोनों की हालत देखकर लग रहा है जैसे ये किसी बहुत ही खतरनाक बैटल से गुजरे हों। इस माहौल में इतनी इंटेंस फाइट होना आम बात नहीं है।
जैसे ही मामला नॉर्मल होगा मुझे जया से पूछना ही होगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन एल्डर मैंग भले ही कितने भी मजाकिया और लापरवाह लगते हो, इस वक्त वो पूरी तरह से सीरियस थे। वहीं सीनियर सिस्टर जया उनकी बात सुनकर हल्के से सिर हिला देती है और तुरंत यांग काई के पास जाकर उसे चेक करने लगती है। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। एल्डर मैंग ने एक गहरी नजर जया पर डाली और तुरंत समझ गए कि उसने कंडेंस ड्यू को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया था, बल्कि उसे सिर्फ रिफाइन करके अपने मेरिडियंस में छुपा लिया था। इसका मतलब अब इसे एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम लगने वाला था। लेकिन समस्या ये थी कि सीनियर सिस्टर जया का पूरा ध्यान यांग काई पर था। वो अपनी कल्टीवेशन में फोकस ही नहीं कर पा रही थी। एल्डर मैंग ने अपना माथा पीट लिया। अगर मैं इसे यहाँ से लेकर नहीं गया तो मेरी ये डिसाइपल पूरी तरह से पागल हो जाएगी। अब हम सेक्ट के अंदर का नजारा देखते हैं। एल्डर मैंग आखिरकार यांग काई को लेकर वापस लौट चुके थे। दिन बीत चुके थे। सीनियर सिस्टर जया अब भी अपनी कंडेंस ड्यू को रिफाइन करने में व्यस्त थी, जबकि एल्डर मैंग हर दिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके यांग काई को हील करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी। यांग काई की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। उधर सीनियर सिस्टर जया की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। उसने खुद को कल्टीवेशन में पूरी तरह से झोंक रखा था, लेकिन उसका मन सिर्फ और सिर्फ यांग काई की सलामती की दुआ कर रहा था। यांग काई, जल्दी से जाग जाओ, सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। स्पिरिचुअल सी में इधर हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो अब भी अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर था, लेकिन यहाँ माहौल अजीब था। हर तरफ एक तूफान आया हुआ था। पानी की लहरें जोर जोर से उठ रही थी, हवाएं चीख रही थी और बीच में खड़ा यांग काई अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सामने गई। स्कल मॉन्स्टर वो वहाँ खड़ा था घूरते हुए और भारी आवाज में बोला, तो तुम यहाँ हो? यांग काई ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में हल्का संदेह था। तुम यहाँ हो? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। स्कल मॉन्स्टर हल्के से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी रहस्यमयी चमक थी। यांग काई ने आगे बढ़ते हुए कहा, जब मैं 9 कंडेंसेशन ड्यू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। मेरी बॉडी के बोन्स गोल्डन हो चुके थे और वो किसी अजीब तरह की एनर्जी रिलीज कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या मैं अब भी अपनी बॉडी की असली पोटेंशियल को पूरी तरह से नहीं जान पाया? स्कल मॉन्स्टर ने उसे ध्यान से देखा, फिर गंभीरता से कहा, तुम्हारी बॉडी की मिस्ट्रीज को समझना इतना आसान नहीं है यांग काई। और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जरूर हूँ, लेकिन तुमसे पूरी तरह मर्जर नहीं हुआ। तुमने मुझे अभी तक सबमिट नहीं किया और ना ही मैंने खुद को तुम्हारे सामने पूरी तरह झुकाया है। यांग काई की आंखों में हल्की चमक आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर ये अनकही बाउंड्री हमारे बीच में क्यों बनी हुई है? तो स्कल मॉन्स्टर की आंखें चमक उठी। वो अचानक गुस्से में आकर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगा। उसकी आवाज भारी थी, गूंजती हुई, जैसे कोई प्राचीन राजा अपनी सत्ता का ऐलान कर रहा हो। मैं गोल्डन स्कल मॉन्स्टर हूँ। मैं इतनी आसानी से किसी के सामने सबमिट नहीं कर सकता। आखिर मैं अपनी प्राइड को साइड में रख दूं? नामुमकिन। तो लेकिन यांग काई जरा भी नहीं घबराया। उसने धीमे कदम बढ़ाए, मुस्कुराते हुए स्कल मॉन्स्टर के करीब गया और आत्मविश्वास से कहा, पिछली बार की बैटल के दौरान ये बाउंड्रीज पहले ही हट चुकी है। मुझे तुम्हारे साथ लड़कर ऐसा लगा जैसे तुम बस मेरी पावर को टेस्ट कर रहे थे, और अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं वाकई में कैपेबल हूँ तो तुमने मुझे फाइनली एक्नॉलेज कर लिया है ना? स्कल मॉन्स्टर ठहाके मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे स्पिरिचुअल सी में गूंज उठी। हाँ, तुम सच में इंटरेस्टिंग हो यांग काई। तुम्हारी कभी हार ना मानने वाली अदा मुझे बहुत पसंद आई। तुम जैसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। यांग काई की आंखों में एक चमक आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ग्रेट डीमन किंग, अब तुम मेरे आगे सर्व करने के लिए तैयार हो? स्कल मॉन्स्टर, जो असल में एक ग्रेट डीमन किंग था, ठहाके मारकर हंसा। उसकी गूंजती आवाज ने पूरे स्पिरिचुअल सी को हिला दिया। हाँ, सर्व करने के लिए नहीं। यह मत समझो कि मैं पूरी तरह से तुम्हारा गुलाम बन रहा हूँ। मैं इसे बस एक टेम्पररी एग्रीमेंट मान रहा हूँ। यांग काई ने भौहें चढ़ाई। टेम्पररी? ग्रेट डीमन किंग ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, और अगर मुझे जरा भी ऐसा लगा कि तुम मेरी पावर का मिसयूज कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल बैठाना शुरू कर दूंगा। मत भूलो, मेरी प्राइड मुझे किसी के आगे पूरी तरह झुकने नहीं देगी। यांग काई ने कोई बहस नहीं की। वो बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, देखते हैं। तभी तेज एनर्जी की एक शॉकवेव उठी और वो डीमन किंग तेज रोशनी में बदलकर यांग काई की बॉडी के अंदर समा गया। यांग काई ने तुरंत अपनी बॉडी में जबरदस्त बदलाव महसूस किया। रैपिड कल्टीवेशन ग्रोथ, एनर्जी का अनलिमिटेड फ्लो, ओपन एलिमेंट के 7th लेयर तक सीधा उछाल, एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और पूरा स्पिरिचुअल सी उथल पुथल मच गई। अब जब डीमन किंग ने खुद को अस्थायी रूप से सौंप दिया था, यांग काई पहली बार स्पिरिचुअल सी में पूरी तरह से कदम रख पा रहा था, जहाँ पहले स्कल मॉन्स्टर उसे एंटर ही नहीं करने देता था। तभी यांग काई की नजर गई 9 कंडेंसेशन ड्यू पर, तो ये अब तक मेरी स्पिरिचुअल सी में छुपा हुआ था। यांग काई ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली बढ़ाई। ड्रॉप अपने आप हवा में तैरते हुए उसके पास आ गई। अगर मैं इसे रिफाइन कर लूं तो मैं सीधे ट्रू एलिमेंट रिलम पर पहुंच सकता हूं। धीरे धीरे 9 कंडेंसेशन ड्यू उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगा और यांग काई की पूरी बॉडी गोल्डन लाइट से चमक उठी। उधर एल्डर मैंग परेशान थे। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा पावर झोंक दी थी यांग काई को होश में लाने के लिए। वो थके हुए थे मगर फिर भी अपनी पूरी ट्रू एनर्जी लगा रहे थे। उन्होंने अपनी डिसाइपल सीनियर सिस्टर जिया की तरफ देखा और निराशा से कहा, बच्चे, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन यांग काई की बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। सीनियर सिस्टर जिया का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, मास्टर, साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? एल्डर मैंग गहरी सांस लेते हुए बोले, वो मरा नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्टेट में पहुंच चुका है जहां उसकी बॉडी कोई हलचल नहीं कर रही। दूसरे शब्दों में वो कोमा में चला गया है। सीनियर सिस्टर जिया की आंखें चौड़ी हो गईं। कोमा? एल्डर मैंग ने समझाया, हाँ, न तो वो कुछ सुन सकता है न कुछ महसूस कर सकता है।
न ही उसकी बॉडी किसी तरह की मूवमेंट करेगी, सिर्फ उसकी सांसें चल रही हैं जो कि बस उसे जिंदा रख रही हैं, मगर कोई फायदा नहीं दिख रहा। इतना सुनते ही सीनियर सिस्टर जिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मास्टर, आप कहना चाहते हैं कि इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? तभी कमरे में गूंजती एक आवाज सबको सन्न कर गई। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? एल्डरमैन का चेहरा सदमे में। सीनियर सिस्टर जिया की आंखें चमक उठी। दोनों ने झटके से यांग काई की तरफ देखा जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। एल्डरमैन खुद को रोक नहीं पाए और बोले, तुम्हारी इंजरी के बारे में बात कर रहे थे तो मैं जिया को समझा रहा था कि तुम कभी होश में नहीं आ सकते। यांग काई को कुछ सेकंड लगे इस बात को समझने में और फिर उसे हंसी आ गई। ओह, तो आप लोग मुझे हाफ डेड मान चुके थे? एल्डरमैन और सीनियर सिस्टर जिया दोनों अवाक। सीनियर सिस्टर जिया की आंखों में खुशी और आंसू दोनों छलक रहे थे। वो बिना कुछ सोचे यांग काई के पास आई और घबराहट में पूछने लगी, तुम कैसे महसूस कर रहे हो? यांग काई ने धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाए और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी कमजोरी है, बाकी सब बढ़िया। अचानक सीनियर सिस्टर जिया ने घबराहट में यांग काई का हाथ पकड़ लिया। सन्नाटा। दोनों ने आंखें मिलाई। यांग काई हल्का शर्मिंदा हुआ और सीनियर सिस्टर जिया को भी एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और चेहरा लाल हो गया। एल्डरमैन ने ये सब देखा और आंखें घुमाते हुए बड़बड़ाए, हे भगवान, ड्रामा अभी बाकी था। लेकिन सीनियर सिस्टर जिया को होश नहीं था। वो अपने मास्टर की ओर पलटी और सीधे उनके ऊपर कूद पड़ी। मास्टर, जल्दी से चेक करिए, क्या ये पूरी तरह ठीक हो चुका है? बेचारे एल्डरमैन जो पहले से ही थके हुए थे झटके खाते हुए बोले, अरे आराम से आराम से, पहले मेरी हड्डियां तो सलामत रहने दो। लेकिन फिर उन्होंने यांग काई को चेक किया और मुस्कुराते हुए बोले, इसके अंदर कोई भी सीरियस इंजरी नहीं बची और अब जब ये होश में आ चुका है तो ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ओल्ड मैन तो यांग काई को अच्छे से चेक करते और देखा कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। लेकिन तभी ओल्ड मैन ने उसे घूरते हुए कहा, बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी मरने वाले थे और अब अचानक से ऐसे कैसे ठीक हो गए? यांग काई ने सर खुजाया और हंसते हुए कहा, ओल्ड मैन, क्या आप ऐसे ही बीमारों को ट्रीट करते हैं? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि मैं होश में आ गया हूँ। ओल्ड मैन जरा गंभीर हुए और बोले, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बस तुम इतने दिनों से कोमा में थे तो जरा क्यूरियस हो गया कि तुम अब अचानक से इतने अच्छे कैसे हो गए। यांग काई ने गहरी सांस ली। तभी ओल्ड मैन ने सीनियर सिस्टर जिया की तरफ देखा और बोले, अब जब यांग काई पूरी तरह से ठीक हो गया है तो क्या अब तुम अपने रूम में जाकर फोकस करके कल्टीवेशन करोगी ताकि तुम ट्रू एलिमेंट रियलम तक पहुंच सको? सीनियर सिस्टर जिया हक्का बक्का रह गई। ओल्ड मैन ने आगे कहा, क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारा मास्टर इतना पागल है कि उसे नहीं पता कि तुम इतने दिनों से क्या करने की कोशिश कर रही हो? अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे खुद के कल्टीवेशन पर ध्यान न देने की वजह से गुस्सा हो जाऊं, जाकर अपना काम पूरा करके आओ। बेचारी भोली भाली सीनियर सिस्टर जिया ओल्ड मैन को चिढ़ाती हुई वहां से निकल गई, वैसे ही जैसे हमेशा यांग काई उसे चिढ़ाकर भागता था। लेकिन इस बार तो यांग काई भी हैरान था, ये भी ऐसा कर सकती है। हालांकि जाते जाते सीनियर सिस्टर जिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वो यांग काई की सलामती देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। यांग काई की नजरें अब भी सीनियर सिस्टर जिया का पीछा कर रही थी और ये देखकर ओल्ड मैन के माथे पर गुस्से की लकीरें पड़ गईं। ओल्ड मैन ने यांग काई के सामने एक गोल्डन पिल रख दी और कहा, ये तुम्हारी रिकवरी में मदद करेगा, इसे जल्दी से अब्सॉर्ब कर लो। यांग काई ने पिल उठाई, उसे जरा गौर से देखा और सीधा खटक गया। लेकिन पिल इतनी मोटी थी कि यांग काई की सांस अटक गई, गले में अटक गई। इतनी मोटी पिल बनाने की क्या जरूरत थी? ओल्ड मैन को यांग काई की हालत पर हंसी आ गई, लेकिन तभी उन्हें अचानक से कुछ याद आ गया। उनका चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने यांग काई के कान के नीचे एक जोरदार चपत मारी। यांग काई सदमे में, अब मैंने क्या कर दिया? ओल्ड मैन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो फिर तुम क्या चाहते थे कि मैं इसे अपनी जबान से चबाकर तुम्हें खिलाऊं? यांग काई बेचारगी से सर झुकाकर रह गया। अचानक ओल्ड मैन ने सीरियस होकर पूछा, सच सच बताओ, उस रात को क्या हुआ था? तो यांग काई एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, इतने दिनों से सीनियर सिस्टर जिया ने आपको कुछ नहीं बताया? ओल्ड मैन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी टेंशन खत्म हो तब ना। इतने दिनों से तो बेचारी तुम्हारी टेंशन में मरी जा रही थी। ऐसे में मैं उससे पूछता तो वो मुझे खुलकर कुछ बताती भी नहीं। यांग काई को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से वो सारे गुंडे सीनियर सिस्टर जिया के पीछे पड़ गए थे। यांग काई ने पूरी कहानी ओल्ड मैन को बता दी। तभी सीनियर सिस्टर जिया वापस आ गई और उसने ओल्ड मैन को इशारा किया कि यांग काई को ज्यादा डांटे नहीं। ओल्ड मैन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सारी कहानी सुनने के बाद मुझे साफ पता लग गया है कि प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से खड़ी हुई थी, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लॉन्ग हुई वैसे भी जिया के पीछे पड़ जाता। तुमने हर पल उसकी प्रोटेक्शन की, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए। बाकी इस मैटर को मैं खुद संभाल लूंगा। सीनियर सिस्टर जिया ने हल्की मुस्कान के साथ यांग काई की तरफ देखा और थैंक यू कहा। यांग काई का चेहरा लाल पड़ गया, बंदा सीधा शर्मा गया। यांग काई अब वापस घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन सीनियर सिस्टर जिया के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। ओल्ड मैन ने उसे घूरते हुए कहा, लड़की, जाकर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे। तू उस लड़के के पीछे टाइम वेस्ट कर रही है। अगर दोबारा कल्टीवेशन छोड़कर इस लड़के के बारे में सोचती रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सीनियर सिस्टर जिया एकदम मासूमियत से झुकी और फिर तेजी से वहां से भाग गई। ओल्ड मैन ने गहरी सांस ली और अपनी एनर्जी रिलीज की। पूरा कमरा हिलने लगा। सीनियर सिस्टर जिया ने डरते हुए पूछा, मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? ओल्ड मैन ने सीरियस लुक के साथ कहा, ब्लडी बैटल गैंग से अपना मामला क्लियर करने। सीनियर सिस्टर जिया उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन अभी इतनी हाई नहीं थी। इसी सीन के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।